हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, है ना। क्या पढ़ना है आज हम लोगों को। लास्ट क्लास में हम लोग परसेंटेज पार्ट 7 देख चुके थे, पार्ट 7 तक हो चुका था। आज हेडिंग डाल लीजिए परसेंटेज पार्ट 8 होगा। जो कि अपडेटेड शीट पढ़ रहे थे हम लोग। अपडेटेड शीट 2020, 21 और 22 का सेशन जो चल रहा था वही क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन से ही। सवाल है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चंस पढ़िएगा। इफ़ अ नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाई 15% देन रिड्यूस बाई 15%, इट रिजल्ट इज़ 782। इफ़ द सेम नंबर इज़ फर्स्ट रिड्यूस बाई 25% एंड देन इंक्रीज बाई 25% एंड गेन रिड्यूस बाई 20%, देन व्हाट विल बी द रिजल्टिंग नंबर। देन व्हाट विल बी द रिजल्टिंग नंबर कब पूछा गया है। CGL 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अपडेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्राई कीजिए आप लोग। चलो देखो ध्यान से, देखो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है ना। परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, कट जाएगा 20 से, 5 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 5 से 20 बार में, है ना। चलो पहला बोला गया किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है। मान लेते हैं वो संख्या क्या है, वो संख्या नहीं पता, वो संख्या n है। पहले 15% की वृद्धि हो गई, तो पहले कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर ओरिजिनल 20 था, वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, 3 बढ़ गया, तो कितना हो गया 23। फिर से दूसरी बार ये संख्या कितना हो जाता है, 15% कम हो जाता है। 20 था, 15 कम हो गया, मतलब कि 17 हो गया। 20 में से 3 कम, 17 हो गया। अब देन रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाता है, 782 के बराबर है। तो यहाँ से पहले n की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, n की वैल्यू निकालते हम लोग। 17 से कट करते, 17 चौके 68, 10, 17 छक्के 102, 23 दूना 46। तो n की वैल्यू यहाँ से आगे 2 दूने 4 दूने 8, बोले तो 800। अब फिर स्टेटमेंट क्या बोलता है, उस चीज़ को ध्यान रखना है। यदि उसी संख्या का पहले 25% घटाया जाता है, अब अगर वो संख्या 800 है, समझना 800 है, 25% घटाया गया मतलब कितना हो गया, ये 75/100। फिर बोलता है उसी संख्या का 25% बढ़ाया जाता है, तो कितना हो जाएगा, 125/100। फिर से संख्या का क्या किया जाता है, आपको 20% कम कर दिया जाता है। उसी संख्या का 20% कम कर दोगे तो 80/100। अब रिजल्टेंट क्या होगा ये पूछ रखा है आपसे, काट दो ना। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 25 पचे 125, 25 चौके 100, 20 चौके 80, 20 पचे 100, 5 से 5, 4 से 4, और ये 4 से 2 बार में, 2 गुना 3, 6 पे 2 0। तो रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा, 600 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिए। अच्छा सवाल था और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगर समझ में आ रहा आप लोगों को तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आपको बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। चलो हो गया डन। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन है सीजीएल मेंस 2022 में पूछा गया सवाल है, 2022, मतलब जो लेटेस्ट मेंस में पेपर हुआ है 3 फरवरी को, उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था। स्टेटमेंट पढ़िएगा, बोला जा रहा है ए की आय बी के आय का 80% है। जो इनकम ए का है ना, बी के इनकम का कितना परसेंट है? 80% है। 80% का मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनकम ए और बी। अगर ये 100 है, अगर ये 100 है तो ये कितना है? 80 है, मतलब ये 5 है तो ये 4 है। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होता है ना। इतनी बात तो समझ गए होगे। ए का इनकम बी के इनकम का 80% है। फिर बोलता है ए का खर्च बी के खर्च का 60% है। बी अगर 5 यूनिट खर्च करता है तो ये कितना खर्च करेगा? एक्सपेंडिचर। अगर ये 5 खर्च करता है तो ये कितना खर्च करेगा? 3 खर्च करेगा। 60% का मतलब ये होता है 3/5। निकाल लो ना परसेंटेज अगर कन्फ्यूज़न हो तो। 80%, 80/100 यानी कि 4/5। 60% बाई 100 यानी कि 3/5। तो कंपैरिजन बी से किया जा रहा है तो बी नीचे आ जाएगा, जिससे कंपेयर होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है ना। फिर स्टेटमेंट बोलता है कि ए की आय बी के खर्च का 90% है। मतलब ए का जो आय है, ए की आय बराबर है 90% ऑफ बी के खर्च का। जो स्टेटमेंट बोला मैंने यहाँ पे लिख दिया, बराबर है 90% ऑफ बी के खर्च का। बात समझ में आई? तो क्या करते हैं हम लोग, पहले तो इसका 90% निकालना डिफिकल्ट है। अगर मान लेते हैं इसका जो इनकम है, बी का जो खर्च है, मान लो जो बी का खर्च है 5 यूनिट, इसका 90% निकालना डिफिकल्ट है, तो अपने हिसाब से 100 बना लेते हैं। 100 से क्वेश्चन क्या हो जाता है? आसान बन जाता है। तो अगर इसको 100 बनाओगे, आप समझना, हाँ, इसे आप 100 बनाओगे तो किससे गुना करोगे? अगर ये 20 से हुआ तो एज इट इज़ ये भी तो होगा 20 से। बात समझ में आ रही है? तो 100 रुपया कमाता होगा तो ये 20 से गुना होगा, सॉरी ये नहीं, अगर ये 20 से हुआ तो ये भी तो 20 से होगा, क्योंकि ये रेशियो है ना। 60 और 100 हो गया। बात समझ में आई? अच्छा, अगर ये 100 रुपये खर्च करता है, मतलब इसके पास 100 रुपये हैं, तो इसका 90% किसके बराबर है? इनकम के, ए के इनकम का। इसका 90%, इसको 90 बनाने के लिए क्या करोगे आप? 90/4 करोगे कि नहीं करोगे? 4 से 4 कैंसल आउट तो ये 90 हो जाएगा। मतलब ये अगर 100 रुपये इसके पास है तो इसका 90% किसके बराबर है? इनकम ऑफ ए के बराबर है। अच्छा, आपने 90/4 से यहाँ पे किया तो 90/4 से यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि रेशियो की खास बात होती है कि अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब निकालते हैं ना, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, समझना, 4 से 4 कट जाएगा तो 90 बच जाएगा। यहाँ पे 90 बच जाएगा और यहाँ पे 60। तो 90 रुपये कमाता है और 60 रुपये खर्च कर देता है, तो बचाता कितने रुपए होगा? 30 रुपये। बात समझ में आई? और अगर ये 90/45 यानी कि 450 रुपये, यहाँ पे 450/4 आ गया। अगर 450/4 रुपये कमाता है तो खर्च कितना करता? 20/100 रुपये। तो बचाता कितना होगा बताओ? बचाता कितना होगा? 450/4 माइनस 100। बात समझ में आ रही है ना। तो ये रेशियो हो जाएगा जी। देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो इस 450 में से 400 घटाओगे तो 50/4, 0 से 0 कैंसल आउट, 4 तिया 12, रेशियो 5, 12 रेशियो 5 आ गया। अब ये बताओ, ए 12 रुपये बचाता है, बी 5 रुपये बचाता है, तो ए की बचत बी के बचत से कितने प्रतिशत अधिक है? बी के बचत से कितना अधिक है? 7 यूनिट अधिक है। कितने पे? बी पे, इंटू 100। तो ये 20 बार में 20 सत्ते 140, तो कितना परसेंट अधिक है जी? 140%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बेसिक से बता दिया, इसको नोट कर लो, फिर मैं इसका दूसरा तरीके से मैं बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बच्चों वाले सवाल है, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको आता है तो बन जाएगा। इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ बी, इसको बस सॉल्व कर लेना। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? सेविंग, ठीक है ना। तो आपसे सेविंग पूछा, यहाँ पे देखो ए की बचत बी के बचत से कितना प्रतिशत अधिक है? स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है आपसे, है ना। तो यहाँ पे कितना अधिक है? 7 यूनिट अधिक है। कितने पे? बी पे। कंपैरिजन बी से, तो 7/5 × 100।
हो गया ना डन। अगर आप इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहो तो इस तरीके से आप बना सकते हो। डायरेक्टली कैसे करना है आपको, बिल्कुल रेशियो सेम आ जाएगा। इनकम कितना दे रखा है 4:5, एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 3:5, यही है ना एक्सपेंडिचर 3:5। अब बोला जाता है ना स्टेटमेंट कि इसका जो बचत है, ए का जो इनकम है बी के बचत का 90% है। बी के बचत का 90% का मतलब ये है कि इसको 90% बनाने के लिए ये 9 का मल्टीपल अगर दोगे, इसको समझना, 9 का अगर मल्टीपल दोगे तो 9 चौके 36, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा आपको 40 बनाना पड़ेगा, जब भी तो 40 बना दोगे आप इसको तो 40 का 90% 36 के बराबर आ जाएगा। 4 गुना 9 36 के बराबर। अच्छा यहाँ पे 8 से गुना तो यहाँ पे 8 से गुना, यहाँ पे 9 से गुना तो यहाँ पे 9 से गुना, तो ये कितना हो गया रेशियो 36 45, ये रेशियो कितना हो गया 24 और 40। अब बताओ 36 रुपये कमाता है, 24 रुपये खर्च कर देता है, बचाता कितना है 12 रुपये। 45 रुपये कमाता है, 40 रुपये खर्च कर देता है, बचाता कितना रुपये है 5 रुपये। तो अब बताओ ये कितना रुपये ज़्यादा कमाया, सॉरी बचाया 7 रुपये। 5 पे गुने 100, 20 बार में 20 सत्ते 140%। तो एग्ज़ाम में तो आप इस तरीके से कर सकते हो इजीली, ठीक है, नोट कर लो। लेकिन आपको बेसिक अप्रोच आना चाहिए, मैंने बेसिक बता दिया और यहाँ पे बोला जा रहा है उसका 90% है, बी के बचत का 90% है ये, ठीक है ना। तो बी के खर्च का 90% है, तो 90% का मतलब 9 का मल्टीपल 9 चौके 36, तो ये यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 40 रखना पड़ेगा, जब भी 36 आएगा ये। हो गया डन। नेक्स्ट देखो, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, CHSL 2021। स्टेटमेंट में बोलता है एक कस्बे में जनसंख्या 2018 में 15% बढ़ जाती है। 2018 में कितना बढ़ गया 15%, 2019 में 10% की बढ़ोतरी हो गई और 2020 में 10% की कमी आ गई, समझना। हाँ, तो 2018 में 15% बढ़ जाता, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 2018 के बारे में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 2018 में क्या हो रहा है 15% बढ़ रहा है, इसका मतलब 20 से कितना हो रहा है ये 23। 2019 में क्या हो रहा है 10% बढ़ रहा है, मतलब 10 से कितना हो रहा है 11। 2020 में क्या हो रहा है 10% कम हो रहा है, तो कम होने का मतलब होता है माइनस, बढ़ने का मतलब होता है प्लस। 10 और 1 11, 10 में से 1 कम 9। ये बताओ तीनों साल में पूछा, 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तीनों साल में पूछा है ना आपको, तो मल्टीप्लाई करो, 2 1 कम 2 0 0 0, 11 नंबर 99 होती है 27, 2277 आ गया। पहले शहर की जनसंख्या 2000 था, 2000 लोग रहते थे, अब 3 साल के बाद कितने लोग रहते हैं 2277 लोग रहते हैं। आपसे पूछा है कितने प्रतिशत इंक्रीमेंट हुआ, परसेंटेज में पूछा है, तो इसको 1000 बना लो ना आसानी से। 1000 बनाने के लिए क्या करोगे, ये 1000 हो जाएगा, 2 से काट दोगे तो, और 2 से काट दोगे तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 3 6 2 8 16 2 5 10, मतलब कि 1138.5। तो बताओ 1000 में 1138.5, तो 38.5 नहीं बढ़ा क्या, बात समझे। अच्छा सॉरी 38.5 में बोल रहा हूँ। देखो कितना बढ़ गया 1385, कितने पे 1000 पे, गुने 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 13.85% इंक्रीज कर गया है, 13.85% इंक्रीज कर गया है, ठीक है, नोट कर लो।
देखो लेटेस्ट पेपर में इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मैं भी उम्मीद है कि अगला जो आपका अगला पेपर होने वाला है, JSSC का पेपर होने वाला है या फिर MTS का जो पेपर होने वाला है, बिल्कुल लेवल ऐसा ही रहने वाला है। चलो, आई थिंक समझ में सभी को आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा है समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट, सविता अपनी मासिक आय का 20% किराने पर, शेष का 15% किराए पर और फिर बचे हुए का 60% शिक्षा पर और अन्य पर खर्च कर देती है। वह प्रति माह 9,792 रुपये का बचत करती है, तो किराए पर कितना खर्च करी। ठीक है, मैंने बताया था ना एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल था, टाइप 5 या टाइप 6 में मैंने बताया था आपको। मान लेते हैं सविता के पास 100 रुपये है, ठीक है, उसने अपने मासिक आय का 20% किराने पर खर्च कर दिया। 20% किस पे खर्च कर दिया? किराने पर, ठीक है। बचा कितना? 80। और फिर स्टेटमेंट बोलता है कि 80 का जो भी शेष आइटम है ना वो किराए पर मतलब कि 15% रेंट पे खर्च कर दिया है। तो 80 का 15% कितना होता है जी? 15 × 8 = 120, यानी कि 12 रुपये के बराबर। तो 12 रुपये खर्च कर दिया उसने, तो बचा कितना? 68 रुपीज़। अब फिर बोलता है फिर उसका 60% बच्चों की शिक्षा पर, 60% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर खर्च कर देती है, 60%। तो 68 का 60% खर्च कर दी, ठीक है ना। यदि वह प्रति माह 9,792 रुपये का बचत करती है, तो मतलब 60% खर्च करती है, तो बचत कितना करी है? 40%। तो डायरेक्टली 40% निकाल लो ना यहीं से। 10% 6.8 के बराबर 40% निकालने के लिए 4 का गुना 8 चौके 32, 6 चौके 24 और 3 27, 27.2 रुपये का बचत करती है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कितने का बचत करती है? 9,792 रुपये का। फिर बोलती है वो, फिर बोल रहा है कि वो किराए पर कितना खर्च करी है। किराए पर, तो किराया ये है, किराए पर 12 पे खर्च करिए कितना, ये पूछा गया आपसे। तो यही चीज़ तो निकालना है। हम लोग 1 की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, फिर 12 की वैल्यू निकाल लेंगे। नोट कर लो। निकाल लेना। 9,792 डिवाइडेड बाई 27.2 गुने 120। पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 जाएगा और ये डायरेक्टली कट जाएगा 36 बार में। 0 0 12 छक्के 72 2 7 12 3 36 और 7 42। अच्छा 120, अच्छा 12 है ना। ये 120 हो जाएगा। निकाल लीजिएगा गुना करके। 0 12 छक्के 72 2 7 12 3 36 और 7 43। 4320 रुपये आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी। सब कुछ क्लियर है? बिल्कुल एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट। (2021) में पूछा गया क्वेश्चन।
स्टेटमेंट बोलता है एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% लड़के हैं। इसका मतलब क्या है? 45% अगर लड़के हैं तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 9 बचे 45, 9/20, मतलब बॉयज़ कितने हो गए? 9 यूनिट, गर्ल्स कितनी हो गई? 11 यूनिट बच गए। ये बॉयज़ है 9, तो बचा हुआ 11 क्या होंगी? गर्ल्स। बात तो समझ में आ रही होगी, है ना? 45% का मतलब होता है। फिर बोलता है 60% लड़के तथा 70% लड़कियां पास हो गई हैं। 60% लड़के पास हो गए हैं और इसमें 70% लड़कियां पास हो गई हैं। तो देखो 9 का 60% निकालना डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे 90 बना लेते हैं और यहाँ पे 110 बना लेते हैं। रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना? तो 10% 9 के बराबर, तो पास होने वाले बच्चे बॉयज़ में 9 छक्के 54 बॉयज़ पास हो गए हैं, 11 सत्ते 77 गर्ल्स पास हो गई है। बात समझ में आई? तो टोटल बच्चे कितने हो गए यहाँ पे? 110 और 9 200, और ये 7 4 11, 7 5 12 और 1 13। अच्छा बताओ, 200 बच्चों में से 131 बच्चे पास हो गए हैं। पूछा क्या आपसे? फेल होने वाले बच्चे, अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चे। 200 में से 131 बच्चे पास हो गए, तो फेल कितने बच्चे हुए होंगे? 69। कितने पे? 200 पे, गुने 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 9 18, 2 3 6, 2 9 18, 29.5% है क्या कहीं? अच्छा, ऑप्शन में नहीं है। अच्छा 34 होगा क्या? ,34.5% आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन हम बता भी चुके हैं आपको लास्ट क्लास में। हो गया जी, डन। बात समझ में आई आप लोगों के? 45% बॉयज़ हैं, 9/20 में से 9 बच्चे हैं, तो 11 लड़कियां हैं। ठीक है, 90 110 बना दिए, तो इसका 60% बच्चे पास कर रहे हैं, यहाँ पे 70% लड़कियां पास कर रही हैं। तो 9 छक्के 54 बच्चे पास, 11 से 77 बच्चे गर्ल्स पास, तो टोटल 54 77 131 बच्चे पास हो गए। तो फेल कितने बच्चे किए होंगे? ये फेल का पूछा आपसे। तो फेल कितने बच्चे किए हैं? 69%, है ना? नेक्स्ट, चलो CGL मेंस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बनाओ आप लोग। एक व्यक्ति अपनी आय का 33 होल 1/3 33 बचाता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो और खर्च में 10% की वृद्धि हो, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अच्छा ये बताओ, 33 होल 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू? अरे 1/3। बात तो समझ में आ रही है ना? अच्छा बताओ, 3 में से 1 बचाता है तो खर्च कितना करता होगा? 2। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। 3 में से 1 बचाता है तो खर्च कितना करता होगा? 2। देखो जो भी चीज़ डिनोमिनेटर आता है ना वो ओरिजिनल होता है। तो 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। 1/3 का मतलब होता है 3 में से 1 खर्च बचाया, तो खर्च कितना किया? 2 यूनिट। ये रेशियो ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर बोलता है यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाती है। देखो इसका डिफिकल्ट है निकालना 22%, ठीक है ना? तो क्या करते हैं हम लोग, 30 20 10, तो 22% की वृद्धि हो जाती है। इसमें 22% की वृद्धि हो गई, और फिर बोलता है कि उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? समझना। हाँ, अगर इसमें वृद्धि हुई है 10 का 22% निकालना, तो 2.2 की वृद्धि हो गई है, ये प्लस हो गया 2.2। ठीक है, फिर बोलता है कि उसका 10% वृद्धि हुआ है किस में? एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे कितना वृद्धि हो गया? 2 का। तो एक्सपेंडिचर जो इनकम में कितने का वृद्धि हुआ होगा? बताओ, इनकम कैसे निकालेंगे हम लोग? इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस
सेविंग। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4.2, तो ये रहा होगा 4.2 का इंक्रीमेंट, ये रहा होगा 2 का इंक्रीमेंट, ये रहा होगा 2.2 का इंक्रीमेंट। बात समझ में आई है ना। तो बोला जा रहा है कितने का वृद्धि हुआ है, तो 4.2 का 30 पे गुने 100, परसेंटेज हटाओगे 1 0 कट जाएगा, 1 0 से ये 0, 3 से 14 बार में, तो 14% का इंक्रीमेंट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्टली यहाँ पे इंक्रीमेंट में लिख देता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए, वरना आप ऐसा भी कर सकते हो 10 का 22% निकालोगे तो 2.2 जोड़ दोगे तो 12.2 आएगा, फिर इसी तरीके से 10% निकालोगे तो 2 आएगा, 20 और 2 22 आएगा। यहाँ पे कितना रखोगे आप, ठीक है ना, तो वैसे निकाल लो या फिर इस तरीके से निकाल लो, दोनों का मतलब ही सेम है। हो गया, तो इस तरीके से बना लेना है आपको। और आपको एक और मेथड मैंने बताया था इस टाइप का सवालों में, याद करो, इनकम हमेशा बीच में लिखते हैं, इनकम का परसेंटेज, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज और सेविंग का परसेंटेज, एलिगेशन मेथड। तो यहाँ पे रेशियो आ जाता है एक्सपेंडिचर और सेविंग का, ठीक है। तो ये सब सवाल ना इस तरीके से हम लोग ईजिली बना सकते हैं अगर आपको आता है तो। देखो ध्यान से आप समझना इस चीज़ को, 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। 3 में से 1 खर्च, 3 में से 1 बचाया, समझना, बचाने के नीचे में लिख रहा हूँ 1 बचाया, तो खर्च कितना किया होगा 2 यूनिट, जब भी तो ये 3 यूनिट कमाया होगा। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर टू सेविंग का रेशियो दे रखा है 2:1 के बराबर। अब स्टेटमेंट में बोलता है ना कि बचत में 22% की वृद्धि किया, तो बचत के ऊपर 22% की वृद्धि यहाँ पे किया है, और खर्च में कितने की वृद्धि किया है 10% की वृद्धि किया है। तो आपसे पूछा है इनकम में कितने % का वृद्धि होगा, यही पूछा है ना। तो ये बताओ 10% का एलिगेशन लगाते तो क्या करते, इन दोनों का मल्टीपल आपस में 10 दूना 20 प्लस 20 से कम 22 से कम 22 बटे 2 और 1 3, एवरेज निकाल दो ना। एवरेज आप 10 रुपये कमाते हो, 3 लोग कमाएगा तो 10 या 30, सॉरी 2 लोग कमाएगा तो 20 रुपये कमाएगा, एक आदमी 22 रुपये कमाता है, एक आदमी 22 रुपये कमाता है, तो 1 गुना 22 हो जाएगा, और टोटल आदमी कितने हैं 2 और 1 3, ये कितना हो जाएगा 42/3। 42/3 का क्या मतलब है 14% बचाएगा। तो आप ना ये सब फ्रैक्शन से बच जाओगे चीज़ें, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा इजी है, लेकिन ये वाला याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट ये है कि हमेशा ये याद रखना आपको कि इनकम हमेशा बीच में होगा, बस इनकम बीच में होगा, एक्सपेंडिचर सेविंग को आप इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम ही निकालना था आपको। कभी कभी क्या होता है कि आपको इनकम नहीं, इनकम दे देगा, एक्सपेंडिचर दे देगा, आपसे सेविंग का चेंज पूछ लेगा, परसेंटेज चेंज इन सेविंग, फिर कभी कभी आपका परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर पूछ लेगा, कभी कभी आपका तीनों इंक्रीमेंट दे देगा आपको, एक्सपेंडिचर का इंक्रीमेंट दे देगा, इनकम का इंक्रीमेंट दे देगा और सेविंग का इंक्रीमेंट दे देगा। आपसे रेशियो पूछ लेगा इनकम टू एक्सपेंडिचर का, इनकम टू सेविंग का, या फिर एक्सपेंडिचर टू सेविंग का, कुछ भी पूछा जा सकता है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, और आप लोग ईजिली बना दोगे। और जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा ना तो ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है ना। अभी बस इतना ध्यान रखो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। और ये सब सीजीएल मेंस में क्वेश्चंस पूछा गया था, इसका मतलब लेटेस्ट पेपर में पूछा जा रहा है, मे भी पूछा जाए। क्वेश्चंस में है कि लकी अपनी आय का 85% खर्च कर देता है। अच्छा बताओ, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, 100 रुपये कमाता है, 85 खर्च कर देता है, बचाया कितना रुपए 15 रुपये के स्टेटमेंट से इतना चीज़ तो मैं लिख ही सकता हूँ, है ना। उसके बाद बोलता है उसके खर्च में x% की वृद्धि हुई है, नहीं पता x% की वृद्धि हुई है, यहाँ पे x% इंक्रीज किया है, ठीक है। लेकिन बचत में 60% की वृद्धि हुई है। अगर इसका 60% वृद्धि हुआ है तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 15 छक्के 90, यानी कि 9 रुपये वृद्धि हुआ है, प्लस 9 रुपये इंक्रीज किया है कि नहीं किया है। और आपसे पूछा अगर ये 9 रुपये इंक्रीज किया है और उसका जो आय है ना, इनकम है 26% इंक्रीज किया, ये 26% इंक्रीज किया है, ये कितना इंक्रीज कर गया 26 रुपये। तो ये बताओ 26 रुपये ये इंक्रीज किया है, ये 9 रुपये इंक्रीज किया है, इसका मतलब ये कितना इंक्रीज किया होगा
17 रुपए ना, इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए बस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैं क्या रखूं, 17 रुपए रख दूं तो 17 और 9 26 मिलके 26 बन जाएगा क्या, है ना। आपने 26 रुपया कमाया, 9 रुपया बचाया, इसका मतलब खर्च कितना किया होगा, 17 रुपए। आपसे पूछा है कितना इंक्रीमेंट हुआ, एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट पूछा है आपसे, एक्सपेंडिचर का इंक्रीमेंट परसेंटेज, तो 17 रुपए इंक्रीज किया है, किस पे इंक्रीज किया है, 85 पे इंक्रीज किया है, तो 85 इंटू 100, तो 17 × 85, 5 से ये 20 बार में, तो 20% आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया, ऑप्शन नंबर डी, ये 20%, ठीक है। बिल्कुल सेम एज इट इज कॉपीराइट सवाल था ये, और ये कब पूछा गया है, 2021 में पूछा गया सवाल है। आप इसे एलिगेशन से बना लेना, ये आपके लिए होमवर्क होगा कि आपको एलिगेशन से बनाना है इस वाले को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2020-22 में पूछा गया सवाल है, तो इम्पोर्टेंट ही सवाल है ना। देखो बोलता है ए अपनी आय का 35% बचाता है, चलो इसको मैं एलिगेशन से बना देता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि एलिगेशन से भी बन जाएगा चीज़ें। 35% बचाता है, इसका क्या मतलब है बताओ, 7/20, अरे 5 7 35, 20 रुपये कमाया, समझना, हाँ 20 रुपये कमाया, 7 रुपये बचाया, तो हमें पता है कि ये इनकम है 20 रुपये और ये 7 रुपये बचाया, तो खर्च कितना किया होगा 13 रुपये। तो रेशियो हमेशा नीचे आता है, रेशियो हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। फिर स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि यदि उसका इनकम 20.1% बढ़ जाए, इनकम कहाँ पे लिखते हैं हमेशा बीच में ना, अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ इनकम हमेशा बीच में लिखी जाएगी। 20.1% आपका क्या हुआ, इनकम इंक्रीज किया है। फिर स्टेटमेंट है कि आपका खर्च 20% बढ़ा है, खर्च 20% बढ़ा है, तो खर्च के ऊपर आ जाओ 20%। तो आपके सेविंग में क्या चेंज होगा, यही तो पूछा है आपसे कि परसेंटेज चेंज इन सेविंग। लगा दो एलिगेशन, मैंने बोला है ना बड़े में से छोटे को घटा देते, ध्यान रखिएगा इस चीज का। बड़े में से क्या करते हैं, छोटे को हम लोग घटाते। तो जब बड़े में से छोटे को घटाओगे तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, बीच वाली वैल्यू बड़ी है। 20.1 से आप 20 को घटाओगे तो आएगा 0.1। अब ये बताओ यहाँ पे ओरिजिनली देखो, रेशियो कभी भी ओरिजिनल नहीं होता है, ओरिजिनल से कंपेयर करना पड़ता है रेशियो को। यहाँ पे 0.1 है तो 7 से कंपेयर करोगे ना 0.1 को। अच्छा ये बताओ 7 0.1 है, 7 0.1 है, समझने की कोशिश करना। तो 13 कितने के बराबर होगा, यही तो जानकारी लेना है मुझे। तो ये बताओ 7 का डबल, अप्रोक्स डबल, देखो स्टेटमेंट पढ़ना, दशमलव का स्थान पर सही, मतलब ये अप्रोक्स कैलकुलेशन पूछा है आपसे। अगर 7 0.1 के बराबर है तो 13 इसका डबल है, 7 का डबल 14 के आसपास, यानी कि तो ये 13 है, तो ये 13 किसके बराबर हो जाएगा, 0.2 के बराबर। अप्रोक्स कैलकुलेशन मैंने अप्रोक्स किया है, ठीक है। तो ये बताओ, आपको पता है ये वैल्यू छोटी है, जब समझना ये वैल्यू छोटी है तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि ये एलिगेशन में जो मिडिल वैल्यू होती है ना वो बीच में आती है, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बताओ, 20.1 में 0.2 जोड़ोगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 20.3 के बराबर नहीं होगा क्या, ठीक है। आप इस मेथड से बनाओगे ना, जब ही इतना आसानी से बन पाएगा और आपका ऑप्शन हो जाएगा 0. मतलब ऑप्शन डी 20.3% इंक्रीज। बात समझ में आई आप लोगों के, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल था, बाकी का ना इसका दूसरा मेथड से अगर बनाओगे ना तो कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी जाएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ इसी मेथड का इस्तेमाल करना, और आपको जब भी इस टाइप का सवाल है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, तो एलिगेशन दिमाग में आना चाहिए आपके। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी ये वैल्यू लोगे आप तो इन दोनों के बीच की वैल्यू ये वाली हो जाती है, ठीक है ना। बीच मतलब रेंज की वैल्यू, ये अप्रॉक्स नहीं, एवरेज नहीं बोल रहा हूँ मैं, रेंज की वैल्यू, ठीक है।
तो एक बारी बड़े में से छोटे को घटाना होता है, एक बारी छोटे में से बड़े को घटाना होता है। ऐसे ये सवाल काफ़ी अच्छा था, मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छा इसलिए था, कैलकुलेटिव था इसलिए अच्छा था, बाकी का सवाल में दम ऐसे भी नहीं था। चलो ठीक है, नेक्स्ट। ये कौन सा क्वेश्चन है जो बॉडी भर गया? देखो सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है जी। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 रुपये था। वह 3 मदों पर खर्च करता था, व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च, पी, टी और शिक्षा। बाकी उसकी बचत पी आय का 50% था, ई पी का 20% था, टी ई का 15% था। जब उसका वेतन 30% बढ़ा, उसने पी का प्रतिशत स्तर बनाए रखा, लेकिन ई पी के 30% हो गया, टी पी के स्तर पर बन गया, लेकिन ई 30% हो गया। थोड़ा सा स्टेटमेंट इंग्लिश में इधर उधर है, पी और टी का प्रतिशत ई के 20% हो गया, तो दो बचत का योग क्या है? थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो ट्राई करो। देखो 3 चीज़ों पर खर्च करता है, पी, टी और ई पे, है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी, टी, ई। पी, टी, ई समझने की कोशिश करना। बाकी उसकी बचत थी। पी आय का 50% था, मतलब मान लेते हैं इनकम यहाँ पे है, इनकम 100 रुपये है जी, समझना। हाँ, इनकम 100 रुपये है, इसका 50% किसके बराबर है? पी 50 रुपये के बराबर। बात समझ में आई? फिर बोलता है स्टेटमेंट, ई जो है ना, पी का 20% है, इसका 20% है, तो 50 का 20% कितने के बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। बात तो समझ गए। फिर स्टेटमेंट बोलता है टी जो है ना, ई का 15% है, तो 15% का मतलब हो जाता है 1.5 के बराबर। ठीक है, अरे 10 का 15% 1.5 के बराबर हो गया। फिर स्टेटमेंट बोलता है ना, जब उसका वेतन अगर 30% बढ़ गया है, अगर इसका जब ये 100 रुपये कमा रहा था 30% बढ़ गया, तो कितना कमाएगा अब? 130 रुपये। अब क्या बोलता है? बढ़ गया है, पी का प्रतिशत स्तर बना रहा, मतलब जितना था पी पहले 50% खर्च कर रहा था, जो भी ये पी, तो उसका 50% ही रह गया। इसका मतलब 130 का 50% किसके बराबर? 65 के बराबर। फिर स्टेटमेंट क्या बोलता है, लेकिन ई जो है पी का 30% है, ई पी का 30% है, तो 65 का 30%, 6 तिया 18, 5 तिया 15, मतलब 18 और 1.5 जोड़ दोगे तो 19.5%, मतलब 5 रुपये के बराबर। फिर बोलता है टी जो है पी का स्तर पर बन गया। इसका मतलब कहाँ पे इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग? E becomes 30% of P and T became level of P। E जो है P और T का 30%। स्टेटमेंट एक बार मैं देख लूँ ढंग से। अच्छा 30% तो है, E become 30% of P, T become 20% of E। ये देखना है मुझे, T become 20% of E, इसका 20%, समझना। इसका 20% कितना हो जाएगा? 19 दूना 38 और 5 10, यानी कि 3.9 रुपीज़। इतना तो समझ में आ गया होगा 20%। फिर स्टेटमेंट पे बोलता है कि उनके बचतों का योग क्या होगा। यहाँ पे कितना ये बचत करता है, यहाँ पे कितना बचत करता है। इसका इनकम तो पता है, कितना इनकम है? 1,60,000। निकाल लो, बचत निकाल लो, कितना आ जाएगा?
बचत अगर मुझे निकालना होगा, ये तो खर्च किया है ना पूरा अलग अलग स्टेटमेंट से, तो सेविंग मैं यहाँ पे निकालता हूँ, तो सेविंग आ जाएगा आपका 50, 10, 60 और 61.5। 100 में से 61.5 घटाओगे तो कितना आएगा? 38.5 आ गया बचत यहाँ पे। यहाँ पे बचत कितना आ गया? इसको 65 और 20 मान लो। 65 और 20 85, 85 और 4 89। 130 में से 89 घटा दोगे आप तो आ जाएगा आपका 41.6। ठीक है, तो ये इतना बचत किया। तो टोटल बचत कितना किया? 6, 5, 11, 8, 1, 9 और 1 10, 4, 3, 7 और 1 8, यानी कि 80.1 रुपया बचत किया है टोटल। तो इसका क्या मतलब है कि उसने 100 रुपये में 100 यूनिट माने थे हम लोग। 100 यूनिट की वैल्यू 1,60,000, 80.1 यूनिट की वैल्यू पूछा आपसे। 1,60,000 गुने 80.1 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व करना था। थोड़ा सा मेंस का क्वेश्चन था, तो एक स्टैंडर्ड सवाल था, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, बाकी का क्वेश्चन सिंपल ही था। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व तो कर ही लोगे ना? बच्चे बोले सर सॉल्व ही कर दो, देखो कर देता हूँ। तो ये वाला पॉइंट से 1 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, बचा कितना 0? 1 0 है ना। 16 से गुना कर देते हैं, 16 एकम 16 6, फिर से 0 है तो 16 एकम 16 लग जाएगा। ठीक है, 16 8 128, तो क्या आ जाएगा? 128160, 128160, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा अच्छा सवाल था। चलो एक बार फिर से मैं समझा दूँ इस सवाल बोलना क्या चाह रहा है ना। आप 100 रुपये आपके पास है, अब 3 सेक्शन में अलग अलग खर्च करना है उसको। एक पी सेक्शन पे खर्च करना है जो कि पारिवारिक खर्च है, एक टी सेक्शन पे खर्च करना है जो कि उसका टैक्स पे खर्च है, एक ई सेक्शन पे खर्च करना है जो कि एजुकेशन पे खर्च है। ये आपको पता है इनकम है, ये आपका एक्सपेंडिचर, ये आपका सेविंग होगा। ठीक है, फिर बोलता है कि आपने 100 रुपया मान लिया, आपके पास 100 रुपये है, उसका 50% खर्च किया पी पे। फिर बोलता है पी का जो टी खर्च करता है ना, पी का 20% खर्च करता है, 50 का 20%। हाँ, जो पी है यहाँ पे स्टेटमेंट देखो ना, पी का 20% खर्च करता है। ठीक है, फिर टी का 15% खर्च करता है, फिर टी का 15%, मतलब 10 का 15% 1.5। ठीक है, फिर स्टेटमेंट बोलता है कि पी जो है ना 30% बढ़ गया, बोलता है ना पी रेज 30%। जब पी रेज कर गया, सॉरी, जब इनकम रेज कर गया 30%, आपका जो इनकम था वो 30% बढ़ गया। तो पहले 100 रुपया कमा रहे थे, अब 130 रुपया कमाते हो, तो इसका स्टेटमेंट फिर बोलता है कि जो आपका जो पारिवारिक खर्च था ना वो 50% जितना था उतना ही रह गया, तो 130 का 50% 65 के बराबर। ठीक है, फिर बोलता है आपका कि इसका पी का ई कितना परसेंट है? 30% है, सॉरी कितना परसेंट है? 30% है, ईपी का 30% है। तो निकाल लो ना, 6 × 18 5 × 15 1.5, यानी कि 19.5 हो गया। फिर स्टेटमेंट बोलता है इसका 20% है ये एजुकेशन, तो इसका 20% निकालोगे तो 3.9। जब इनको जोड़ दोगे ये पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर और इनकम से घटा दोगे तो आपका सेविंग आ जाएगा। इसी तरीके से ये पूरा एक्सपेंडिचर में से इनकम को इनकम में से ये एक्सपेंडिचर को घटा दोगे तो सेविंग आएगा। ये दोनों सेविंग कितना है? 80.1 है। आपने 100 यूनिट दिया हुआ था सवाल में, 100 यूनिट 1,60,000 के बराबर है, तो 80.1 यूनिट किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा 1,28,160 रुपये के बराबर। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अगर नहीं दिख रहा है तो फील कर लेना, मैं बोल तो रहा हूँ ना स्टेटमेंट। चलो क्या? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा सवाल था, समझ करके स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़ लेना तसल्ली के साथ बैठ करके। हैंग कर गया क्या?
चलिए स्टेटमेंट पढ़िए, गांव की जनसंख्या में 5% प्रति वर्ष की दर से निरंतर वृद्धि हो रही है। इसका वर्तमान जनसंख्या 18,522 है, तो 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि नहीं है जनसंख्या वाला, याद करो आप लोग। चलो देखो, गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। मान लेते हैं गांव की जनसंख्या कितनी है? P। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? P। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, तो हर बार बढ़ जा रहा है 1, तो 20 से 21, 21/20, 21/20 हो गया। फिर टोटल बढ़ने के बाद कितना हो जाता है? 18,522 हो जाता है, 18,522 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको पता है? 21 गुना 21 गुना 21 कितना हो जाता है? 9,261 के बराबर होता है, 21 का क्यूब। और जब आप इसको देखोगे ना गौर से, तो 9 2 61 ये 2 बार में दिख जाएगा आपको मल्टीपल। 9 दूना 18, 2 इसका 2 का मल्टीपल है कि नहीं है ना। ये कितना हो जाएगा? P। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, पे कितने 0? 3 0। आसान सा सवाल था ये। तो कैलकुलेशन को आसान कैसे करना, ये भी चीज़ आपको आना चाहिए। पता चला आपने सब कुछ बनाया बट कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, आसान सा सवाल था ये, बिल्कुल एज इट इज़ कॉपीराइट, बिल्कुल इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन 2021 में पूछा गया सवाल है ये भी देखो 2021 में पूछा गया सवाल है। A is 120% ऑफ B, B is 65% ऑफ C। A B C लिख लो ना डायरेक्टली, A B C। अगर C 100 यूनिट है, इसका 65%, ये 65 के बराबर है। बात समझ में आ रही है? फिर इसका कितना परसेंट है? ये 120%, तो 120% किसके बराबर हो जाता है? 6/5 बराबर है ना। 120% का फ्रैक्शन वैल्यू 6/5, तो 6/5 निकालोगे तो 5 से 13 बार में, 13 छक्का 78, तो A आ जाएगा 78 यूनिट के बराबर। अब स्टेटमेंट बोलता है A B C का योग 121.5 है। इसका योग कितना है? 8 5 13, 7 6 13, 1 14, 243, यानी कि 243 है। किसके बराबर है ये? 243 121.5 के बराबर है, ठीक है। फिर बोलता है C - 2B + A। तो पहले इस टाइप का सवालों में क्या करते हैं हम लोग? एक यूनिट निकाल लेते हैं ना। तो ये बताओ 243 की वैल्यू 121.5, तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 121/5/243। जब काटोगे ना तो इसका डबल है डायरेक्टली, ये हाफ के बराबर। एक यूनिट किसके बराबर है? हाफ के बराबर। तो C कितना है यहाँ पे? 100 - 2B, B बोले तो 65 + A बोले तो 78। तो 100 में से 130 गया तो माइनस का 30 78, यानी कि कितना आ जाएगा? 48 यूनिट आ गया। एक यूनिट की वैल्यू हाफ, तो 48 यूनिट की वैल्यू 48 का हाफ 24, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो ये कब पूछा गया है देख लो, CGL प्री 2021 में पूछा गया सवाल है। तो कैलकुलेशन से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आप लोगों को अगर एक पेपर में पूछा है तो बस इस टाइप के सवालों में क्या मैंने बताया आपको कि हमेशा एक यूनिट की वैल्यू निकाली जाती है। एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेना आप लोग, उसके बाद जो भी होगा हम लोग फाइंड कर लेंगे। चलो नेक्स्ट, देखो ABC एक व्यवसाय शुरू करता है। एक कुल पूंजी का 33.1/3%, किसके बराबर? 1/3 के बराबर। जब भी फ्रैक्शन दिखा है ना ये वाला तो 1/3, हाँ। फिर B शेष का 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 के बराबर। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। C शेष निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,86,000 है तो लाभ में A का हिस्सा कितना है? आसान सा सवाल है। देखो क्या होता है इस टाइप के सवालों में, 1/3 और 1/4 का LCM मान लेना।
1/3 और 1/4, इन नीचे वाले का एलसीएम कितने के बराबर 12। तो ये लेट, आप मान लो टोटल इनकम किसके बराबर है 12 के बराबर। टोटल इनकम कितने के बराबर 12 का। फिर बोलता है कि A B C 3 लोग हैं, तो टोटल इनकम का 12 का 1/3 किसके बराबर होगा 4 के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये 4 यूनिट। फिर बोलता है कि 12 का शेष का, मतलब ये बोला B शेष, अगर आपने 1/3 में से 4 रख चुके, बचा कितना 8 का 25% किसके बराबर, अरे 25% 8 का 1/4 यानी कि 2 के बराबर होगा नहीं होगा, तो आपने B रख दिया। फिर बोलता है कि C शेष निवेश करता है, मतलब 4 तो 6 रख चुके हो, बचा कितना 6, तो 6 निवेश करता है। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना 6 2 8 4 12 यूनिट। 12 की वैल्यू 30 है ना, 12 से कट रहा है क्या, 12 कम 12, बचा कितना 66, 12 पचे 60, फिर बचा कितना 6, 12 पचे 60 आ गया। तो आपसे पूछा है कुल लाभ A का हिस्सा 0, 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22, 5 एकम 5 2 7। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, अरे इतना क्यों करोगे, आसानी से बना लो ना। ये 12 यूनिट किसके बराबर है, एक 0 और है। आपसे पूछा कितना यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू, इसका 1/3 है ना, 3 से डिवाइड कर लो बस, है ना, 3 से डिवाइड कर लो, 3 छक्के 18, 3 दूना 6, 62,000। ऑप्शन नंबर ए 62,000, आसान सा सवाल था, है ना, इसका 1/3। हो गया, समझ में आ रहा है, दिमाग की बत्ती खुल रही है। देखो इस टाइप का सवाल तो करके जाना होगा, छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप सोच रहे हो ना कि छोड़ के जाए तो फिर दिक्कत है, इसीलिए मैंने अपडेटेड क्वेश्चंस उठाए हैं यहाँ पे, और बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को, है ना। अगर इस टाइप का सवाल पढ़ लोगे, इस तरीके का अप्रोच आपको समझ में आने लग जाएगा। अगर आप इस तरीके का अप्रोच लगाने लग गए पेपर में, तो समझ जाओ कि आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही जा रहा है अभी भी। नेक्स्ट, ये भी सेम सवाल है। क्या स्टेटमेंट, अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। अच्छा, अविनाश गौरव, और भी कोई है क्या। अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, एकदम तुरंत लिखो। कंपैरिजन किससे, गौरव से। अगर गौरव 5 है तो अविनाश 1 कम है, 4 है ना, कम बोला है तो कम, 1 कम 4 है। फिर बोलता है गौरव के पास चेतन की तुलना में, चेतन भी है, गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक सिक्के हैं। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 है ना। तुलना किससे, चेतन से। अगर चेतन 5 यूनिट है तो अविनाश गौरव कितना यूनिट है बताओ, 7 यूनिट होगा कि नहीं होगा, मोर है तो ठीक है, आप निकाल लो। 7 चौके 28, 7 पचे 35, 5 पचे 25। बात समझ में आई। शिफ्ट कर देते हैं इधर इधर रेशियो में, मैंने बता रखा है आपको, नहीं बताया तो आप मेरा वीडियोस देख लेना रेशियो का। रेशियो इन प्रपोर्शन आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। आपको क्या करना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 5 पचे 25। अब बोलता है ना कि चेतन के पास अविनाश के सिक्कों की संख्या, चेतन के पास, चेतन यहाँ पे है, अविनाश यहाँ पे है, तो चेतन के पास अविनाश के सिक्कों की संख्या कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है जी, 3 कम है कितने पे 28 पे, इंटू 100। 4 से काट दो 25 बार में, 4 से 7 बार में, 25 या 75/7, यानी कि 7 एकम 7, 0 70, 10.50, 7 से 49, 10.7% के आसपास आंसर, 10.7%। ठीक है, देखो कितना क्लोज ऑप्शन है, 10.6 पे, 10.5 भी है, 10.7 भी है, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, 1 दशमलव सही स्थान तक बताना है। जब भी अप्रॉक्स लग जाए तो अप्रॉक्स की खास बात होती है, डीएस भी नहीं लगता वहाँ पे, है ना। डिजिट सम हमेशा एक्यूरेट वैल्यू पे लगता है, अप्रॉक्सीमेट पे नहीं लगता है, तो डीएस भी लगाने की कोशिश मत करना इस टाइप के सवालों में। डन। चलो तो आज का हम लोग सेशन कर देते हैं यहीं पे समाप्त। और आपका जो परसेंटेज है ये मैंने लगभग 30 क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल लेटेस्ट पेपर के करवा दिए हैं, मतलब 2020, 21, 22 के क्वेश्चंस मैंने करवा दिया है। आपकी बस जिम्मेदारी ये बनती है कि जो लास्ट का 2 सेशन है, मतलब है ना, आज वाला और जो उससे पहले वाला 1 दिन का सेशन, उसको ज़रूर अटेंड करें और उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। जो नए बच्चे होंगे उनको तो पूरा प्रीवियस पढ़ना पड़ेगा, 5 सेक्शन जो 6 मैंने पार्ट वाइज करके वीडियोस डाला यूट्यूब पे। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनको लगता है कि मुझे परसेंटेज आता है, तो वो लास्ट का 2 वीडियोस ज़रूर देखें, तो उनको समझ में आ जाएगा कितना आता है और एग्ज़ाम में किस लेवल का आता है। ठीक है, तो चलो हम लोग आज का सेशन यहीं पे कर देते हैं समाप्त। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, वो भी नए चैप्टर के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, नए चैप्टर के साथ ज़रूर जुड़ें आप लोग। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और फिर शेयर करें चीज़ों को और दूर दूर तक पहुंचाएं, है ना। ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैं यहाँ पे आकर के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको ढंग से पढ़ा दूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ आ जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।